हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो मैं आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का करवा रहा था। वहाँ पे हमने रियल नंबर स्टार्ट कर दिया। रियल नंबर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत कर दी और हमने पढ़ लिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर थोड़ा इसको ऐसे रफली करते हैं, फिर सिस्टमेटिक तरीके से इसको करते हैं जिससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए, क्वेश्चन को बढ़िया से समझो, एक एक वर्ड क्वेश्चन के समझ में आना चाहिए। सो डेट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होते हैं? 6q+1, 6q+3 या 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पे q इंटीजर है। देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर लो। आप इंटीजर जानते हो क्या होता है? 0 से लेके -1 -2 और आगे पॉजिटिव में 1 2 3। वहां पे आप ओड इंटीजर्स लो। ओड मतलब जो 2 के टेबल में नहीं है, जो 2 से डिवाइड नहीं जाए, जैसे 1 3 5 7। तो यहाँ पे पॉजिटिव ओड इंटीजर्स लेना, मतलब 1 3 5 7 9 इस हिसाब से। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हमेशा किस फॉर्म में होता है? 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में होता है, जहाँ पे q कुछ इंटीजर है। मतलब q क्या है? इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 0। ठीक है, तो अब क्या है कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, यार ये 6q+1, 6q+3, 6q+5 कौन से फॉर्म में लग रहा है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कंपेयर हो रहा है। किससे हो रहा है ये? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में कुछ ऐसा ही लिखा रहता है। स्टेटमेंट क्या है? a = bq+r। तो ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, तो इस चीज को इससे मैच करो। यहाँ पे b क्या होता है? हमेशा डिवाइजर होता है या नहीं होता? मैंने आपको बताया था। a क्या होता है? डिविडेंड होता है, और b क्या होता है? डिवाइजर। इसका मतलब 6 क्या है? डिवाइजर। q मतलब कोई क्वोशिएंट, और 1 रिमाइंडर, r का मतलब 1 क्या है? यहाँ पे रिमाइंडर है। तो देखो रिमाइंडर अलग अलग है, 1 3 5। आप मतलब इस क्वेश्चन का मतलब कुल मिला के ये निकल के आया क्या? इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सिंपल में कहूँ तो इस हिसाब से कह सकता हूँ। आपको समझ में आ गया 6 क्या है? डिवाइजर। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल में कहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर किसी ओड पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड दूं, किससे डिवाइड दूं? 6 से डिवाइड दूं, तो ऑलवेज उसका रिजल्ट 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में आ सकता है। आप जानते हो 6 से डिवाइड दोगे तो पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 और 5। क्या रिमाइंडर 5 से बड़ा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं रिमाइंडर कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता और b के बराबर भी नहीं हो सकता। b मतलब डिवाइजर। तो देखो ये जो रिमाइंडर आए इन्हीं में से ही तो आया ना, 1 3 5। अभी हम समझेंगे कि 2 4 और 0 क्यों नहीं आया, और 1 3 5 ही क्यों आया, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, अब आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुल मिला के क्वेश्चन क्या है? अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड दिया जाए, अगर किसी नंबर मतलब ओड पॉजिटिव इंटीजर्स को 6 से डिवाइड दिया जाए, तो ऑलवेज रिजल्ट 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में ही आता है। जैसे अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड दूं, जैसे यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, तो 3 2 जा 6 और 2, तो इसका किस हिसाब से आया आंसर? 3 × 2 + 2, इस हिसाब से आया या नहीं आया? वैसे अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड दूं, किससे डिवाइड दूं? 6 से, लेकिन वो होना चाहिए पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए। 8 नहीं ले सकता, ओड नंबर लो। जैसे मैंने ले लिया 9, क्या ले लिया? 9। अगर 9 को 6 से डिवाइड दूंगा तो आप देखना, या तो ये आएगा, ये आएगा, या ये आएगा। देखो 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 1 + 3 के रूप में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो जहाँ पे 6 और 1 क्या है? क्वोशिएंट है, +3। तो बोलो 6q+3 आ गया या नहीं आ गया? मतलब ये आप कोई भी दुनिया का पॉजिटिव ओड इंटीजर उठा लो और उसको 6 से डिवाइड दो, तो आप देखोगे कि ऑलवेज रिजल्ट या तो ऐसे आएगा, या ये आएगा, ये आएगा। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम के तरीके से देखते हैं कि किस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। अब आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो जो चीज़ें मैं लिखूंगा आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इस हिसाब से हम पहले किसी क्वेश्चन का हिंदी समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल से उसको रिलेट करेंगे, फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है, तो मैंने माना मेरे को पता नहीं क्या है, क्योंकि बी तो 6 है लेकिन ए मेरे को पता नहीं, लेकिन इतना पता है ए क्या है? पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड b = 6। ठीक है,
ए कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है और बी यहाँ पे 6 से लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो लिखो अप्लाइंग, साथ के साथ लिखते चलो, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे तो हम क्या पाएंगे, वी गेट ए इक्वल टू 6q प्लस आर। इस हिसाब से हम पाएंगे या नहीं पाएंगे। अभी मैंने कुछ ही नहीं किया, मैंने कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर ए को मान लिया और बी 6 ही मानना पड़ेगा। जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया तो मैंने देखा कि मेरे पास क्या स्टेटमेंट निकल गई, ए इक्वल टू 6q प्लस आर। अब देखो क्या क्वोशेंट 0 या 0 से बड़ा ही होगा। आप जानते हो किसी नंबर को किसी से डिवाइड देंगे तो ऐसा तो यानी माइनस में आएगा, ठीक है। तो क्या है, क्वोशेंट 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, जहाँ पे क्वोशेंट क्या है 0 से बड़ा है और रिमाइंडर आप जानते हो 0 या 0 से तो बड़ा होगा लेकिन लेस देन बी, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू सी। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वी गेट ए इक्वल टू 6q प्लस आर। क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी इक्वल टू डिवाइजर्स, ठीक है, ये लिखा। अब देखो मेरी बात सुनो, जब हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड देते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था वहां पे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर आर, सब चीज लिखनी है आपको, एक एक चीजें। पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर क्या क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ गया। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू 6। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वी गेट ए इक्वल टू 6q प्लस आर। और क्वोशेंट के बारे में बता दिया, रिमाइंडर के बारे में बता दिया और ये बता दिया कि रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या है। अभी हम धीरे धीरे चलते चलेंगे और देखेंगे इस चीज को प्रूव करना है। अब सुनो, तो रिमाइंडर्स की प्रत्येक पॉसिबिलिटीज के लिए ए की अलग अलग वैल्यू होगी या नहीं होगी, तो वो सारी चीजें हमको दिखानी है, ठीक है। वेन थोड़ा लेंदी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन इजी होते हैं तो आपको करना तो पड़ेगा ही। वेन आर इक्वल टू 0, जब हम रिमाइंडर 0 लेंगे तो आप जानते हो ए कुछ अलग होगा, क्या होगा, ए इक्वल टू 6q प्लस 0 मतलब 6q, ठीक है। वेन आर इक्वल टू 0 तो ए क्या हो गया, 6q हो गया, ठीक है। वेन आर इक्वल टू, आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो और इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हो, वेन आर इक्वल टू 1, जब आर 1 के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1, ठीक है। वेन आर इक्वल टू 2 तो ए क्या हो गया, 6q प्लस 2। आपको सारी पॉसिबिलिटीज के अनुसार ए की डिफरेंट वैल्यू दिखानी है। वेन आर इक्वल टू 3 तो ए क्या हो गया, 6q प्लस 3, ठीक है। वेन आर इक्वल टू 4 देन ए इक्वल टू क्या हो गया, 6q प्लस 4। और वेन आर इक्वल टू 5 तो ए का क्या हो गया, 6q प्लस 5। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ए के डिफरेंट क्या क्या। जब रिमाइंडर 5 ये हो सकते हैं 0 से लेकर 5 तक, यानी 6 रिमाइंडर हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो ए की भी 6 वैल्यू पॉसिबल हो गई। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में साफ साफ है कि ए क्या है, ओड इंटीजर्स है। बस अपना क्वेश्चन मेनली खत्म हो गया, 2 लाइनें लिखनी है अभी, वो लिख दूंगा, उससे पहले थोड़ा समझो। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस चीज को लिख दिया, फिर अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख दिया, वी गेट हमने ये पाया और पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर बता दिया। जब रिमाइंडर होगा तो ए की डिफरेंट वैल्यू होगी और रिमाइंडर के जितने पॉसिबल उतने ही ए की पॉसिबल वैल्यू होगी। अब सुनो, आप जानते हो ए क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। ए क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, ठीक है। ओड इंटीजर क्या होता है, जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो यहां से मेरी बात सुनो, ए की इतनी सारी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की सिर्फ वैल्यू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो अब आपको ये देखना है कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू 6q क्यों नहीं हो सकती, 2q नहीं हो सकती और 4q नहीं हो सकती, और तो हो ही रही है, वो बताया ही है। अब सुनो, ये 6q ए की वैल्यू क्यों नहीं हो सकती। देखो ये 6q ए की वैल्यू तब हो सकती जब ए सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए क्या है, ओड इंटीजर्स है। तो बेटा जब ये ओड इंटीजर है
तो इधर बराबर में LHS जब ओड इंटीजर है तो RHS भी क्या होगा, ओड इंटीजर्स। अब 6Q क्या ओड नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? Q तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3, लेकिन 6 में तो आपको पता चला ना 2 छिपा हुआ है। 2 क्या है? इसका मल्टीपल है। क्या इसको मैं 2 × 3 क्यों लिख सकता हूँ? और जब किसी नंबर के साथ 2 मल्टीपल आ जाता हो तो क्या मैं उसको 2 से डिवाइड दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ? यानी 6Q 2 से डिवाइड जा रहा है। अब जब 6Q 2 से डिवाइड जा रहा है तो ये कहाँ से ओड इंटीजर होगा, इसलिए 6Q क्या नहीं हो सकता, ओड इंटीजर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? 6Q + 1 ये ओड इंटीजर होगा, क्योंकि 6Q + 1 में जब मैंने देखा 2, इसमें तो 2 है लेकिन 1 में 2 है क्या? नहीं है। जब 2 कॉमन ही नहीं निकल के आ रहा है इसका मतलब ये डिवाइड ही नहीं जाएगा। जैसे अगर आप थोड़ा छोटा एग्जांपल से और समझने चाहो तो देखो 2 + 4, क्या 2 + 4 2 से डिवाइड जा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 और 4 कितना हुआ 6। देखो 6 2 से डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है? अब इधर सुनो, कॉमन के हिसाब से देखना है। 2 और 4 में कॉमन क्या आया? 2 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा 1 + 2। अब देखो ये 2 से 2 कट गया तो वापस आंसर कितना आ गया था? अभी भी देखो 3 आया था या नहीं आया था? ये 3 3 मैच कर दिया या नहीं कर दिया? मतलब आप इन दोनों को ऐड करे बिना भी बता सकते हो कि इनका ऐड 2 से जाएगा। या अगर कोई 2 कॉमन निकल के आ रहा है इसका मतलब ये 2 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब देखो ये चीज़ तो यहाँ पे तो ऐड करके देख लिया, लेकिन अब यहाँ पे कैसे ऐड करके देखूँ मैं? ठीक है, अनलाइक टर्म है, इसके साथ कुछ वेरिएबल नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है, यानी ये अनलाइक टर्म और अनलाइक टर्म ऐड नहीं हो सकते। हम पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6Q + 1 में, लेकिन मेरे को ये पता चल गया इस 1 में तो 2 हो नहीं सकता, इसमें तो 2 है लेकिन इसमें हो नहीं सकता। जब इसमें 2 ही नहीं हो सकता तो ये ऐड करने पे भी 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 6Q + 1 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, यानी ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। एक तो मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, 6Q + 2 2 से डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों? क्योंकि 6Q + 2 में आप 2 कॉमन ले सकते हो, और जब 2 कॉमन आएगा तो 3Q + 1 अंदर बचेगा, और जब इसको 2 से डिवाइड दोगे एक पार्ट कट गया इनटू में, मतलब ये पूरा का पूरा 2 से डिवाइड जाएगा। वैसे ही 6Q + 3 में 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ओड इंटीजर हो सकता है। देखो 6Q + 3 उधर आ रहा है या नहीं आ रहा है? 6Q + 4 में 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये ओड इंटीजर नहीं हो सकता। इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। तो देखा आपने, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज इतनी ही हो सकती है, और इसमें से जो 3 चीज़ चाहिए वो मैंने प्रूव कर दिया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो मैंने अभी तक ये लिख दिया, ये लाइन लिख दी, ये बता दिया, पॉसिबिलिटीज बता दिया, इसमें ये सब क्यों नहीं हो सकता वो भी बता दिया। तो देखो अब लास्ट में आपको कुछ नहीं लिखना है, देयरफॉर। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर A इज एन, हम जानते वी नो डेट कि A इज एन पॉजिटिव ओड इंटीजर। हम जानते हैं कि A क्या है? एक पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है। वी नो डेट A इज एन पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, सो इट कैन नॉट बी, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 6Q। ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीपल आ रहा है यहाँ पे, 6Q + 2, और कौन सा था 6Q + 3, तो उसमें जा रहा है 6Q + 4। पहले तो ये बता दो इनमें से कौन सा पॉजिटिव ओड इंटीजर में नहीं हो सकता? A इज एन पॉजिटिव ओड इंटीजर, सो इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 6Q + 2, 6Q + 4। इसका रीजन चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस दे आर, दे का मतलब 6Q + 2 ये सब, सिंस दे आर डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ओड इंटीजर में नहीं आ सकता। हेंस वी कैन से डेट, जब ये नहीं आ सकते इसका मतलब जो बचे हुए वो तो आ सकेंगे। हेंस वी कैन से डेट A इज इन द फॉर्म ऑफ क्या क्या है 6Q + 1, 6Q + 3, और लगाना, एंड मत लगाना क्योंकि सारे एक साथ नहीं हो सकते। 6Q + 5 हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? यही चीज़ करनी थी। तो आपको देखो लिखना इतना ही, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए थोड़ा समझो इसको।
ठीक है, जब आप समझने लग जाओगे तो आप अपने आप ही लिखने लग जाओगे। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, एक पॉजिटिव और इंटीजर ले लिया क्वेश्चन के अनुसार, वो हमेशा, और बी क्या ले लिया 6, क्योंकि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैच कर रहा है, और लेमा में हमेशा यहाँ पे क्या होता है, डिवाइजर यानी बी होता है। ठीक है, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट ए इक्वल टू 6q प्लस आर, क्वेश्चन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और आर क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे से पॉसिबिलिटीज ऑफ, जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर यहाँ पे 6 है, तो आपको पता चल गया कि क्या ये क्या 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 हो सकता है, 0 1 2 3 और 5 हो सकता है। तो वेन आर इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू ये, वेन आर इक्वल टू 1 देन ए इक्वल टू ये, आर जब 2 है तो ये इस हिसाब से चलता रहा। तो लेकिन आपने देखा कि ए की तो अलग अलग वैल्यू आ रही है, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की सिर्फ इतनी वैल्यू हो सकती है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर है, और ये सारी वैल्यूज कब होती है, जब हम ए को इंटीजर मानते हैं। जब ए को इंटीजर मानते हैं तो इतनी सारी पॉसिबल वैल्यूज होती है, लेकिन जब सिर्फ ओड इंटीजर हो तो आपको पता है जिसमें 2 से डिवाइड नहीं जाएगा वो किस में आ जाएगा, 6q 2 से डिवाइड जा रहा है, 6q प्लस नहीं जा रहा है, ये जा रहा है क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ रहा है। जो 2 कॉमन आ रहा है इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है। अगर किसी नंबर में 2 कॉमन आ रहा है मतलब 2 का मल्टीपल, और जब 2 का मल्टीपल है वो 2 से डिवाइड जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये ओड में आ जाएगा, ये इवन में और ये ओड में। तो फिर मैंने लिख दिया कि ए इज एन पॉजिटिव ओड इंटीजर, सो इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि सिंस दे आर डिविजिबल बाई 2, हेंस वी कैन से दैट ए इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 8। ठीक है, समझ में आया? तो इस हिसाब से आपको समझ के बढ़िया से करना। अब देखो मैं कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ओड इंटीजर उठा लो, आप मन में जो भी आए ना कुछ भी उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, समझ लो 55 उठा लिया। 55 आप जानते हो 2 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये ओड इंटीजर और पॉजिटिव ओड इंटीजर। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड दूंगा तो आप देखोगे इन 3 में ही आ सकता है। ठीक है, 6 9 से कितना हो गया 54, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब देखो इसको क्या मैं इसको 6 इंटू 9 प्लस 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, 55 ओड इंटीजर होगा तो इधर। ठीक है, तो सुनो 6 9 क्या हो गया q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 में आ गया या नहीं आ गया। अब कुछ भी उठा लो ना, आप देखोगे कि हमेशा यही आएगा। बाई चांस यहाँ पे 55 की जगह क्या होता, 56 नहीं ले सकते क्योंकि वो तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता, वो इवन हो जाता, आपको तो ओड चाहिए, जिससे मैंने 57 ले लिया, तो भी 6 9 जा 54 ही जा रहा, और रिमाइंडर कितना बच जाता, 3 बच जाता, तो ये क्या आ जाता 3 आ जाता। ठीक है, तो आपने समझ लो अभी यहाँ पे 59 ले लिया, 58 नहीं ले सकते, 59 ले लिया, तो भी 6 9 से ही जा रहा है, और यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5, तो मैक्सिमम 5 आ सकता है। इससे ऊपर आप ले नहीं सकते 59 क्योंकि वो तो डिवाइड चला जाएगा वहाँ पे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी दुनिया के ओड नंबर ले लो, छोटा बड़ा कोई भी ले लो, ठीक है, और अगर आप उसको 6 से डिवाइड दोगे तो ऑलवेज स्टेटमेंट क्या लिख के आएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। समझने के लिए बस ये इतनी चीज़ें, लिखने के लिए इतना है, तो आपको इस हिसाब से एग्जाम में लिखना है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए पीरियड। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि 32 तो हमारे पास बैंड वाले मेंबर है और 616 मेंबर है, उनको क्या करवाना है, हमको परेड करवाना है, किस हिसाब से करवाना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में वो अरेंज हो सके। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा छोटा सा कोई एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आप 32 बैंड की तरह जगह सोचो कि जैसे 4 बैंड वाले थे और 6 कौन थे, आर्मी पर्सन्स थे। ठीक है, 4 बैंड वाले थे और 6 कौन थे, आर्मी पर्सन्स थे, और इनको क्या करवाना, आपको मार्च करवाना है, और कुछ इस हिसाब से कर डालना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकल के आ जाए और ये अरेंज हो जाए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 4 बैंड वाले को खड़ा कर दोगे। ठीक है, बैंड वाले के साथ बैंड वाला रहना चाहिए, आर्मी के साथ आर्मी होना चाहिए, और कॉलम सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। अब इसके पीछे 4 आपने आर्मी पर्सन खड़े कर दिए, अब आगे तो कर नहीं सकते, तो सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। अब बच्चे 2 आर्मी पर्सन 2 आर्मी, क्या बताओ ये सिस्टमेटिक तरीके से कि यहाँ पे कॉलम्स देखो ये तो हो रहा है, लेकिन ये पूरी कंप्लीट कॉलम नहीं हो रही, यानी 4 के हिसाब से नहीं होगा। अब आप 3 बैंड वाले खड़ा करोगे, फिर एक बैंड वाला बच्चा, तो फिर इसको यहाँ पे करोगे, और ये 2 जो खाली जगह यहाँ पे आर्मी पर्सन को कर नहीं सकते, पीछे 3 आर्मी पर्सन के, फिर 3 और बच्चे 3 कर दिए, ये 3 सही है, ये 3 सही है, ये 3 सही है, लेकिन यहाँ पे 2 खाली जगह रह गई या नहीं रह गई, मतलब 3 बैंड वाले खड़े करने से भी काम नहीं चलेगा। अब आया 2 बैंड वाला किया, फिर उसके पीछे 2 बैंड वाले किए, फिर 2 आर्मी पर्सन्स 2 आर्मी पर्सन्स 2 आर्मी पर्सन्स, देखो 4 बैंड वाले, और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से 2 कॉलम के अंदर हो गया या नहीं हो गया हमारा काम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे क्या निकल गया, 2। तो देखो
यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ ही नहीं हो रहा, 4 और 6 का एचसीएफ निकाला जा रहा है। 4 और 6 का क्या निकाला जा रहा है, एचसीएफ। हमको अरेंज करके ऐसे कोई तरीका, जैसे ये तो छोटे नंबर्स थे तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया, अरेंज कर करके देख लिया, लेकिन क्या 616 और 32 को ऐसे बार बार अरेंज करके देखूंगा क्या, इसका मतलब 4 और 6 का एचसीएफ निकाला जा रहा है। मतलब एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड दे सके, या जिसके टेबल में ये दोनों आए, ठीक है। तो 2 है, देखो 4 और 6 मतलब 2 से ये 4 भी जा रहा है और 6 भी जा रहा है। अब इससे बड़ा 3 लूंगा तो 3 से 6 जाएगा लेकिन 4 नहीं जाएगा, 4 लूंगा तो 4 जाएगा लेकिन 6 नहीं जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कुल मिला के यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि ऐसे क्वेश्चंस में एचसीएफ निकाला जाता है, और हमको ये भी पता चल गया क्या कि एचसीएफ हमारे रियल लाइफ में कहाँ काम में आता है। देखो अब कभी ऐसा आपको कभी ऐसा काम करना पड़े कि इनको अरेंज करना पड़े, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जचाना, आपको क्या करना है, वहाँ पे सीधा इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना। एचसीएफ जैसे पता चल जाएगा आप बोल देना इतने कॉलम्स बना के खड़े हो जाओ। जैसे आप यहाँ पे अब क्या, आपको अगर मैं पूछता किस हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा करूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, तो आप सीधा बोल दो 4 और 6 का एचसीएफ क्या है, 2 है। तो 2 से देखो 2 कॉलम के अंदर हो गए नहीं हो गए, ठीक है। एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिफरेंस मेथड, मेनली 3 ही होते हैं। और फिर क्या आ गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। और होते हैं जो क्या होता है अपन ऑप्शन बेस्ड अपन अनुमान लगा के कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो जैसे 2 से मैंने इसको दिया ये दिया, ठीक है, उस हिसाब से छोटे नंबरों में निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछ लेगा तो क्या होगा, एक ही होगा। देखे 4 बैंड वाले खड़े हो गए मिनिमम नंबर ऑफ, और उसके पीछे 6 आर्मी पर्सन खड़े हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिनिमम नंबर पूछ ले तो एक ही होगा, पहले 32 खड़े हो गए बैंड वाले, फिर उसके पीछे 616 खड़े हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, मिनिमम कभी नहीं पूछता, मैक्सिमम ही पूछेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसको हम किस हिसाब से लिखेंगे। कुछ नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे हम कौन से निकालेंगे, जो हमने निकाला यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे, ठीक है। तो भाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, भाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। हम निकालेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन। पहले आप ये लिखो इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। इस हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखोगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आप जानते हो क्या होगा, यहाँ पे आपको डिवाइड देना है स्टेप बाइज स्टेप, 616 32 का डिवाइड देंगे, ठीक है। ये हो गया आपके स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो 32 बन जा, पूरे में दे नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा हाँ घुमाए अपन, सीधा 32 बन जा 32, ठीक है। 11 में से 2 गया तो 9, तो 5 में से 3 गया तो 29। यहाँ पे फाइनल रिमाइंडर मत मान लेना क्योंकि ऊपर से कुछ उतर के आ रहा है, इससे छोटा तो है लेकिन अभी ऊपर से और आ रहा है ना उतर के, तो 296। अब देखो 296 को 32 से डिवाइड देना, 32 को जब हम 10 से देंगे तो 320 आ रहा है, मतलब 32 को 9 के लगभग जा रहा है। देखो 10 बार में तो 320 आ रहा है, मतलब 1 32 कम करूंगा तो 9 बार आ जाएगा। तो 32 को 9 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 320 में से 32 गया तो 288 आया, ठीक है। अब 296 में से 288 माइनस हो गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब ये फाइनल रिमाइंडर क्योंकि ऊपर से कोई उतर नहीं रहा है, ये इससे छोटा भी है, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हमारे पास आ गया 616 किसके बराबर है, 32 इंटू 19 प्लस 8 वेयर आर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो रिमाइंडर था वो तो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। आपको बताया ही था मैं, 8 4 जा 32, ये पूरा चला गया, मतलब सेकंड स्टेप में इसका आंसर आ गया 32 किसके बराबर है, 8 इंटू 4 प्लस 0, तो आर इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको 0 भी लिख सकते हो। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या निकल के आ गया आपके पास, 8। मतलब 8 बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड दे सके, यानी 8 और 32 का भी और इसका भी है, लेकिन हमको तो इसका बताना था। मतलब इस हिसाब से खड़े होंगे कि बैंड वाले 8 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले 8 बैंड वाले खड़े हो जाएंगे, ठीक है, पहले 8 बैंड वाले खड़े हो जाएंगे, उसके पीछे 8 और हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो आप 4 रो के अंदर ये 8 बैंड वाले हो जाएंगे। फिर इस हिसाब से रो चलती रहेगी तब तक
616 कंप्लीट नहीं, और आप देखोगे कि सिस्टमेटिक तरीके से खड़े हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि हम SCF का रियल लाइफ में कहाँ यूज़ लेते हैं, ये सब चीज़ों में SCF काम में आता है। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, इस हिसाब से सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। यह आपको मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया ही था, बस यहाँ पे यही पता लगाना था कि इन दोनों का क्या निकाला जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 1.1 का, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे स्क्वायर बताया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसका स्क्वायर करने पे हमेशा या तो वो 3m या 3m+1 में आएगा। और जहाँ पे m क्या है, इंटीजर है, q की जगह m लिख दिया, ठीक है, m क्या है, इंटीजर है, तो या तो 3m में आएगा या 3m+1 में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें तो बोल ही दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करो, अगर ये नहीं भी बोलता तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज करना पड़ता, क्योंकि आप देखते ही ये स्टेटमेंट देखते ही आप समझ जाते क्या ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से कह रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब यहाँ पे ये b का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, b का, यानी b क्या होता है, डिवाइजर, यानी अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड देंगे, अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड देंगे तो ऑलवेज रिजल्ट या तो 3m में आएगा या 3m+1 में आएगा। जैसे मैंने कोई इंटीजर पकड़ा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 3, ठीक है, जैसे 4 ले लिया, समझो 3 तो इसमें है, ये ले भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 लिया, 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। अब 16 में मैं 3 का डिवाइड दूँ तो 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर आया या नहीं आया। तो देखो इसको मैं किस हिसाब से लिख सकता हूँ, 3 × 5+1, और 5 इज क्या है यहाँ पे, इंटीजर, तो 3m+1। बोलो इस फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया, किसी में भी ले लो, आप देखोगे कि ये या तो 3m में आएगा या 3m+1 में आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। तो ये 3m में आएगा या 3m+, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो आप, कोई भी दुनिया का नंबर, और उसको जब आप डिवाइड दोगे तो आप देखोगे, कुछ भी उठा लो, जैसे मैंने 7 उठा लिया, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, तो 49 में जब मैंने 3 का डिवाइड दिया, ठीक है, 16 दिया 48, तो एक आया वापस 3m+1 में आ गया। समझ में, कुछ भी उठा लो आप, जिसको आप देखोगे कि हमेशा इसी में आएगा, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, किस हिसाब से एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो वापस सॉल्यूशन में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा ना, वैसे ही यहाँ पे लिखो, लेट ए बी, एनी ओड मत लिखना, पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू क्या लोगे, 3, ठीक है। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू a and 3, तो वी गेट 2a and 3, तो वी गेट a इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, q वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू a and 3, वी गेट ये क्वेश्चन ये हो गया, r ये हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर, पॉसिबिलिटीज ऑफ रिमाइंडर क्या क्या हो जाएगी, 0 1 एंड, अगर किसी नंबर को हम डिवाइड देंगे ना 3 से, तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 हो नहीं सकता, क्योंकि डिवाइजर के बरोबर हो ही नहीं सकता। आपको पता डिवाइजर के बरोबर होते ही तो वो 3 से डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो अब आपको व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 0 तो r क्या होगा, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 1 तो a क्या होगा, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 2 तो a क्या होगा, वही दिखाना और कुछ ही नहीं दिखाना है, ठीक है। तो व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 0 तो a क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, ठीक है। तो 3q लिख सकते हो इसको, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो क्यों, क्योंकि आपको तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर किसके बरोबर हो जाएगा, 9q स्क्वायर,
अब मेरी बात सुनो, क्या ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके बरोबर में क्या होगा? इंटीजर ही होगा। इंटीजर के बरोबर में इंटीजर होता है, और यहाँ पे क्वोशेंट भी क्या है? एक इंटीजर। तो क्वोशेंट का स्क्वायर करने पे इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? देखो इंटीजर जैसे मैंने 5 ले लिया और 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 भी तो एक इंटीजर ही होगा। तो m वहाँ पे क्या है? इंटीजर है। एक बात बताओ, क्या मैं इसको 9 लिख सकता हूँ? और इस q जब इंटीजर है, क्वोशेंट इंटीजर है, तो क्वोशेंट का स्क्वायर भी तो इंटीजर होगा, और इस इंटीजर को मैं क्या मान लेता हूँ? यहाँ पे m मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? m मान लेता हूँ। तो देखो a स्क्वायर 9m रूप में आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, व्हेन r इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आपने यहाँ पे 9 और जैसे समझ लो क्वोशेंट की जगह यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो यहाँ से एक बात बताओ, जब 2 इंटीजर था तो 2 का स्क्वायर 4 भी तो इंटीजर हुआ, तो मैं इसको 9m के रूप में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? वैसे क्वोशेंट इंटीजर है तो क्वोशेंट का स्क्वायर भी इंटीजर, और जब ये स्क्वायर पूरा इंटीजर है तो ये 9m का रूप में आया या नहीं आया? अब इसके साथ कुछ भी हो लेकिन रहेगा तो इंटीजर ही नहीं, तो वही है, किसी इंटीजर का स्क्वायर करने पर 9m के रूप में आएगा। ठीक है, अब वेन r इक्वल टू 1, तो a क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। ठीक है, अब आपको तो लेकिन ए स्क्वायर से मैच करवाना है, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर। आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3q प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 9q स्क्वायर प्लस 1, ये 6q। ठीक है, तो यहाँ से ये किस रूप में आना चाहिए? 3m प्लस 1 में आना चाहिए। तो यहाँ से मेरी बात सुनो, इस 1 को अलग ले जाओ और q स्क्वायर को साथ रख लो, प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ से आपको तो 3 कॉमन लेना है, तभी तो आप उसमें ले जा सकते हो 3m प्लस 1 में। जब 3 कॉमन आया तो 6, 3q स्क्वायर आया प्लस 2q प्लस 1। अब मेरी बात सुनो, ये जितने भी है ये इंटीजर है तो इसके बराबर में इंटीजर। अब इनका स्क्वायर करने पे ये अंदर जो भी आएगा वो भी इंटीजर ही होगा, तो इस पूरे को क्या मैं m लिख सकता हूँ? क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद आप कुछ भी करो ना, आप जैसे 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, अब मैं इसको इंटीजर कैसे बोल सकता हूँ? जब इसका फाइनल हम आएंगे 2 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 1 जा 2, 2 और 3 5, तो ये भी तो ये पूरा इंटीजर है, तो ये भी क्या है? इंटीजर ही। जब ये पूरा इंटीजर है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर होगा, क्या उसको मैं m लिख सकता हूँ? तो देखो 3m प्लस 1 में आ गया। ठीक है, वेन r इक्वल टू 0 तो 9m, r इक्वल टू 1 तो 3m प्लस 1। अब एक पॉसिबिलिटी और है, r इक्वल टू 3। जब r इक्वल टू 1 हो गया, 2 लेते हैं, सॉरी 3 तो आ ही नहीं सकता ना, तो a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? देखो अब सीधा देखते हैं अपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 9q स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12q। ठीक है, तो 9q स्क्वायर और 12q को पास में लिख लो और 4 लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से अब आपकी अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे इनमें से तो लास्ट में 4 बच जाएगा, लेकिन हमको तो प्लस 1 चाहिए, तो इसको भी 3 प्लस 1 में तोड़ो, 12q प्लस 3 प्लस 1 में तोड़ सकता हूँ। अब इन तीनों में से मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। एक बात होता है, ये पूरा इंटीजर है तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये इंटीजर ही आएगा, तो क्या इसको मैं 3m प्लस 1 में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो आपने देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 9m में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 9m था ना, तो इसको 3 इंटू 3m लिख लो। ठीक है, तो 3 इंटू 3m, तो ये क्या हो गया अपने पास? 3q स्क्वायर, तो ये भी 3m में हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 3 जा 9q स्क्वायर हो गया ना, छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी। ठीक है, 3m हो गया, तो 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1। ठीक है, आपने देखा कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप किसी इंटीजर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड दोगे तो ऑलवेज केस या तो 3m में आएगा या 3m प्लस 1 में आएगा या 3m प्लस 1 में ही आएगा, क्योंकि देखा आपने 0 1 2 के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता रिमाइंडर यहाँ पे, ऐसे तो नहीं, रिमाइंडर 3 होगा और पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, तो ये केस बनता है। तो लास्ट में आप बस इतना सा लिख दो, बस वही चीज लिख दो, हैंस स्क्वायर ऑफ, लास्ट में लिखना हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म किसमें होता है 3m या 3m प्लस, या तो 3m में होता है या 3m प्लस 1 में होता है, कुछ ही नहीं। सबसे पहले आपने ये लिखा, फिर अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से दिखा दिया, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी बता दी, फिर रिमाइंडर ये होगा और ये होगा, तीनों रिमाइंडर में तीनों ए आ रहे और तीनों ए देखो इसी में ही आ रहे। और आपको मैंने बताया था इससे भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसको रफली करके देखो। जैसे कोई भी नंबर उठा लो, आपने इंटीजर उठा लिया, मतलब कि कुछ भी उठा लिया, 4 उठाया और 4 का स्क्वायर किया आपने 16। अब आप देखो 16 को 3 से डिवाइड देने पे क्या इन दोनों में से किसी में आता है क्या, 3 5 जा 15 और 1 बचा, तो 3 इंटू 5 प्लस m फॉर्म में 3m प्लस 1 में आ गया या नहीं आ गया ये, ठीक है। जैसे आपने 3 ही उठाया, क्या उठाया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और जब 9 को 3 से डिवाइड दोगे तो 3 3 जा 9। अब देखो 3 इंटू 3 प्लस 0 आ गया, मतलब 3m के फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया। तो आप दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो, उसका स्क्वायर करो और 3 से डिवाइड दो तो 3m और 3m प्लस 1 में आएगा। तो इस क्वेश्चन में समझने लायक चीज़ यही थी, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड दिया जाए या तो वो 3m होगा या 3m प्लस 1 में आएगा, अगर 3 से डिवाइड दिया जाए तो आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे ही थे, वहाँ पे पॉजिटिव और इंटीजर्स था और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखो, और एकदम मैंने सिस्टमेटिक तरीके से ही लिखा है, पहले ये फिर सारे आर और ए, फिर लास्ट में ये लगा देना है, ठीक है। इसको कर लो आप पूरा।